जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल SK एडुकेयर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, जो कि हमारे नेट और स्लेट के जो सिलेबस दिए गए हैं उसमें इकाई नंबर 2 में ये जो हमारा पॉइंट है इसे रखा गया है UGC के द्वारा। तो चलिए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये एक बात समझना पड़ेगा, ये जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये तो पहले से तो था नहीं, कभी न कभी इसे लिखा गया और लिखने के लिए जिन पद्धतियों को अपनाया गया उन पद्धतियों को हम लोग अभी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि हिंदी साहित्य के साहित्यकारों ने अपना अपना दृष्टिकोण रखा है और यह दृष्टिकोण ही साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति या प्रणाली कहलाई। यह मूलतः 4 प्रकार की है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने भी साहित्यकार हुए उन्होंने अपना अपना दृष्टिकोण रखा कि मैं साहित्य को ऐसे लिखूंगा, किसी ने कहा कि मैं साहित्य को ऐसे लिखूंगा। तो जिन जिन साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की हिम्मत जुटाई उन लोगों ने अलग अलग अपना अपना दृष्टिकोण रखा और जिस दृष्टिकोण के जरिए वो लिखना चाहते थे वो एक पद्धति या फिर प्रणाली जो थी वो कहलाई। और ये मूलतः 4 प्रकार की थी। वैसे और भी इसके साथ में हैं, पर ये वास्तविक रूप में 4 प्रकार को ही मान्यता मिली है, बहुत ही चर्चित है। तो आगे समझते हुए हम इसका नाम देखते हैं। पहले वाले का नाम है वर्णानुक्रम प्रणाली, दूसरा नंबर है कालानुक्रम प्रणाली, तीसरा है वैज्ञानिक प्रणाली, चौथा है विधेयवादी प्रणाली। मतलब इसमें से पहला जो है वर्णानुक्रम प्रणाली, मतलब इसको समझते हैं। वर्णानुक्रम अर्थात वर्ण के क्रम के अनुसार। अब हिंदी में वर्ण जो हमारे हैं क, ख, ग, ये सारे जो हमारे वर्ण हैं उस वर्ण के अनुसार जिस प्रणाली में साहित्य इतिहास लिखा गया उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि इतिहासकारों ने इसमें क्या अपना विवरण या फिर व्याख्याएं की है। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। ये जो वर्णानुक्रम प्रणाली है इसमें जितने भी रचनाकार हैं उनका विवरण उनके नाम का जो प्रथम वर्ण है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि सूरदास यहाँ पे प्रथम वर्ण सु है, भिखारीदास यहाँ पे प्रथम वर्ण भिखारी है भी है, और जयशंकर प्रसाद जिसमें प्रथम वर्ण बिरगे ज है। ठीक है, अगर आप लोग इसे ध्यान से समझें तो इनका समय पहले ही भले ही भिन्न हो किंतु इनका क्रम इस प्रकार होगा। ये जो कवि हुए सूरदास, भिखारीदास और जयशंकर प्रसाद, ये सारे के सारे कविगण किसी एक काल में नहीं आते हैं। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है उसमें किसी एक काल में नहीं आते हैं। फिर भी अगर हम इनका इस वर्णानुक्रम प्रणाली के आधार पर अगर क्रमानुसार अगर हम इसे सजाएं तो सबसे पहले हमारा होगा जयशंकर प्रसाद, क्योंकि हमारा जो वर्ण है हिंदी का क ख ग घ उसमें बिरगे ज पहले आता है, इसलिए बिरगे ज जयशंकर प्रसाद। उसके बाद हम लोग इन तीनों शब्दों में भ को पाएंगे, क्योंकि बिरगे ज के बाद यहाँ पे दूसरा कोई नाम नहीं है, डायरेक्ट हमारा सीधा हमारा भी मिलता है भ अक्षर। तो बिरगे ज के बाद हमारे पास मिलेगा भ क ख ग के श्रेणी में, और ये जो दंतीय स है ये बाद में मिलेगा, तो इसे हम लोग अंत में रखेंगे। तो ये हो गया जयशंकर प्रसाद, भिखारीदास और सूरदास। इस तरह से वर्णानुक्रम प्रणाली में साहित्य इतिहास लिखने का परंपरा को अपनाया गया। ठीक है, आगे और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो यह जो पद्धति है इतिहास लेखन की दृष्टि से असंगत माना गया। ठीक है, ये असंगत माना गया क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि
यह पद्धति शब्दकोश लेखन की तरह हो जाती है। जिस तरह से हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं क ख ग सीरियल शब्दों को एकत्रित करके दिया जाता है, उसी तरह से इतिहास में अगर हम इस तरह से कवियों का नाम अगर देखें तो ये एक असंगत हो जाता है, क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शब्दकोश के जैसा हो जाता है, ये डिक्शनरी के जैसा हो जाता है, और ऐसा होने पर कभी साहित्य में इतिहास लिखना संभव नहीं होगा। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही चर्चित दो ग्रंथ का नाम है गारशा द ताशी ने। यहाँ पे ये एक लेखक हैं, गारशा द ताशी ने इस्तवार द ला लितेतुर एंदोई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, ये इनके ग्रंथ का नाम है, इस्तवार द ला लितेतुर एंदोई ए हिंदुस्तानी। और शिव सिंह सेंगर ने, ये शिव सिंह सेंगर हैं जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथों में इसका प्रयोग किया है। मतलब दो कवि हुए, दो लेखक हुए, साहित्य इतिहास को लिखने वाले दो लेखक हुए, जिसमें से पहला नाम है गारशा द ताशी और दूसरा हो गए शिव सिंह सेंगर। ये गारशा द ताशी ने इस्तवार दला लितेतुर एंदोई हिंदुस्तानी और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में इसका प्रयोग किया था। मतलब इस शब्द का वर्ण के आधार पर इन्होंने साहित्य इतिहास लिखना इन दोनों ग्रंथों में इन्होंने शुरुआत की थी। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं तो हमारा दूसरा जो है प्रणाली वह है कालानुक्रम प्रणाली। कालानुक्रम प्रणाली, कालानुक्रम का मतलब होता है क्रम के अनुसार, जैसे किस कवि का जन्म कब हुआ, मतलब जितने भी साहित्य लिखने वाले इतिहासकार, साहित्य इतिहासकार हुए, उनका नामों के या फिर उनके काल के हिसाब से, जब जब उनका जन्म हुआ उसके हिसाब से इतिहास लिखने की परंपरा को कभी माना गया था। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार के जन्म तिथि को आधार बनाकर विश्लेषण किया गया। वही बातें हैं जो मैंने कहा। कालानुक्रम प्रणाली मतलब एक अगर इतिहासकार है तो उसका जन्म का जो तिथि है उसे आधार बनाकर, जैसे किसी कवि का जन्म हो गया, किसी लेखक का 1905, किसी का जन्म हो गया 1865, तो कालानुक्रम में ये कवि पहले आएंगे और ये बाद में आएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग ये कालानुक्रम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं तो ये जो कालानुक्रम पद्धति है, इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है। मतलब किसी भी कवि का अगर हम लोग जन्म तिथि के हिसाब से अगर हम लोग साहित्य इतिहास लिखने जाएं, हिंदी का साहित्य इतिहास, तो ये भी संभव कदाचित नहीं है। साहित्य इतिहासकार का उद्देश्य केवल कवियों का परिचय कराना नहीं होता। अगर हम लोग जन्म तिथि, उनके माता पिता का नाम, ये सब अगर जाने तो हमारे पास साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, वो कवि का इतिहास हो जाएगा। ठीक है, वह कवि का इतिहास हो जाएगा। इसलिए केवल कवियों का परिचय कराना इसका उद्देश्य नहीं होता, वरन तात्कालिक परिस्थितियों को सामने लाना भी होता है। देखो यहाँ पे बहुत गहरी बात है। तात्कालिक परिस्थितियों को, जिस समय का साहित्य आप लिख रहे हैं उस समय में कौन सी परिस्थिति थी, कौन सी परिस्थिति से उस समय का समाज जूझ रहा था, इन सारी चीज़ों को सामने लाना होता है साहित्य का इतिहास। तो इसे भी नकार दिया गया। इसमें यह पद्धति कवि वृत्त संग्रह मात्र था। वर्णानुक्रम जो था उसी के हिसाब से ये कवि वृत्त संग्रह माना जाने लगा, लेकिन यह भी ग्रहण योग्य नहीं था, इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। नीचे है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये देखिए बहुत फेमस नेम है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया, ये इनका लिखा हुआ ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया। और मिश्र बंधु, यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन और यहाँ पे मिश्र बंधु हैं जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इसका प्रयोग किया है। मतलब सीधी सी बात है कि हम लोगों ने इसमें देखा था वर्णानुक्रम प्रणाली में दो व्यक्ति हुए, गारशा द ताशी और शिव सिंह सरोज, जिन्होंने
वर्णानुक्रम पद्धति में साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत की। पर दूसरे नंबर में हम लोग देख रहे हैं कालानुक्रम जो प्रणाली है, इसमें इस कालानुक्रम प्रणाली में हमारे पास यहाँ पे भी दो व्यक्ति हैं। एक है जॉर्ज ग्रियर्सन और दूसरा है मिश्र बंधु। ठीक है, तो इन मिश्र बंधुओं ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यहाँ पे भी दो लोग हैं जिन्होंने इस पद्धति में साहित्य का इतिहास लिखा। नीचे और है, ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। जब ग्रियर्सन ने साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें विधेयवादी पद्धति जो है उसमें कुछ उसके आरंभिक सूत्र मिले हैं कि विधेयवादी में जो प्रथा प्रचलित है, जो पद्धति है, उसको ग्रियर्सन ने पहले लिखा हुआ है। इस संबंध में डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का मत है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। आज के हिंदी साहित्य में ये माना जाता है कि विधेयवादी जो पद्धति है इसके प्रवर्तक शुक्ल जी हैं, परंतु डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी ने इसको कहा है कि ये ग्रियर्सन है, इसके आदम प्रवर्तक, आदम मतलब पहले का, इसको प्रयोग करके लिखने वाले ग्रियर्सन हैं। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा नंबर हमारा जो पद्धति था वो था वैज्ञानिक पद्धति। ये है हमारा तीसरा नंबर वैज्ञानिक पद्धति। इसमें इतिहासकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर वैज्ञानिक तरीके से तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है या फिर जो साहित्य लिखने वाला इतिहासकार है वो निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर सिर्फ उसे वैज्ञानिक तरीके से जो तथ्य, जो उसे डाटा मिलते हैं उसको संकलन कर उसे क्रमबद्ध करता है। जो भी उसे तथ्य मिलते हैं उसे क्रमबद्ध करना, मतलब उसे सीरियल करना और उसे प्रस्तुत कर देना, ये वैज्ञानिक पद्धति है। तो इसमें और नीचे हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने, ये नाम बहुत फेमस है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसी पद्धति के आधार पर लिखा है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस साहित्यकार द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो ये होगा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने ही वैज्ञानिक शब्द को अपने इतिहास ग्रंथ में प्रयोग किया है। ठीक है, आगे देखिए, इतिहास लेखन में सिर्फ तथ्य संकलन की ही नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी आवश्यकता होती है। जब हम इतिहास को लिखने अगर बैठेंगे तो सिर्फ जो तथ्य है, जो डाटा है, उसे संकलन कर लेने से नहीं होगा। ठीक है, जो हमारे पास जो तथ्य है सिर्फ उसे संकलन करके और उसे एक क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे तो इतिहास लिखना उसे नहीं माना जाएगा, बल्कि उनकी व्याख्या करना, उन सारी चीज़ों को व्याख्या करना और विश्लेषण करना भी बहुत आवश्यक होता है। व्याख्या करना, बढ़ा चढ़ा कर उनकी परिस्थितियों के बारे में बताना, उस समय की जो विषम परिस्थिति है, जो अच्छी अवस्था है, जो भी उस समय की परिस्थिति होती है उन पर व्याख्या करना और उसे विश्लेषण करना कि ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। इन सारी बातों को विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है, जो कि इस पद्धति में नहीं हो पाता है, अतः इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। मतलब तीसरा नंबर जो हमारा पद्धति था, इतिहास लेखन की पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, इसमें भी व्याख्या और विश्लेषण नहीं की जाती है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाता। सिर्फ क्रमबद्ध करने से इतिहास का लेखन का जो परंपरा है, जो पद्धति है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता। हमारा अंतिम चौथा नंबर जो है वह है विधेयवादी पद्धति। आप लोग ध्यान से इस पद्धति को समझिएगा। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने इस वीडियो के अंत में मैंने लगाया है क्वेश्चन, जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। विधेयवादी जो पद्धति है, ये विधेयवाद रोमांटिसिज्म के विरोध में आया। अब यहाँ पे विधेयवाद का मतलब होता है जो पॉजिटिविज्म है। ठीक है, पॉजिटिविज्म के विपरीत में आया रोमांटिसिज्म। तो विधेयवादी है
जो पॉजिटिविज्म है उसके अगेंस्ट में आया, उसके विरोध में आया रोमांटिसिज्म। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि विधेयवाद का अर्थ क्या है। तो विधेयवाद का अर्थ है संदेह के परे, मतलब संदेह से भी ऊपर, किसी संदेह के भी ऊपर, अर्थात किसी भी विवाद के परे जो ज्ञान है, मतलब कोई भी विवाद है, कोई भी झगड़ा है, उसके ऊपर जो ज्ञान है उसे हम लोग विधेयवादी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जरा ध्यान से। फ्रेंच विद्वान, फ्रेंच में एक विद्वान हुए जिनका नाम था तैन, TAINE, तैन, फ्रेंच के विद्वान है तैन। तैन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में व्यवस्थित किया। किस सिद्धांत को? विधेयवादी पद्धति को इसे सुव्यवस्थित किया, मतलब अच्छे से इसे सजाया। और तैन ने 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। इसे सजाने के बाद 3 शब्द इन्होंने दिया, जिसमें पहला था जाति, दूसरा था वातावरण और तीसरा था क्षण विशेष। ये 3 शब्दों को उन्होंने इस विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत रखा और उसे सुव्यवस्थित करके इन 3 शब्दों को उन्होंने उजागर किया। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, आप लोग इन शब्दों को ध्यान से समझिएगा। जातीय परंपरा, जाति की जो परंपरा है, सामाजिक और राष्ट्रीय जो वातावरण है, समाज और राष्ट्र का जो वातावरण है, जो माहौल है, एवं समसामयिक या फिर सामयिक परिस्थिति, उस समय की जो परिस्थिति है, उस समय की समाज की जो परिस्थिति है, उसका अध्ययन और विश्लेषण आवश्यक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यहाँ पे अध्ययन भी हो रहा है, उसका विश्लेषण भी हो रहा है, और ये सामयिक परिस्थिति भी है, सामाजिक वातावरण भी है, और राष्ट्रीय और जातीय परंपराएं भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें विधेयवादी परंपरा में, पद्धति में मिल रही है, जिसे तैन ने इसे स्पष्ट किया था। आगे अगर देखें तो इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है। ये रहा पद्धति, इतिहास, साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे अच्छा और एक्सेप्टेबल पद्धति। ठीक है, जिसे हम लोग या फिर जिसे साहित्य के इतिहासकारों ने ग्रहण किया। तो ये रहा, ये बहुत विकसित पद्धति है, स्पष्ट है, व्यापक है, बहुत व्याख्या की जाती है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। साहित्य का जब हम इतिहास लिखेंगे, उसमें साहित्य के विकास की प्रक्रिया को, साहित्य का धीरे धीरे जो विकास हुआ है, उसमें हम लोग स्पष्ट करके इसे व्याख्या के तत्स्वरूप लिखा जा सकता है। इसलिए इस पद्धति को अपनाया गया। और हिंदी में देखने योग्य बात है कि हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है। इस पद्धति का प्रयोग किया, उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी, फिर बच्चन सिंह आदि इन पद्धतियों को स्वीकारा और इसमें साहित्य का इतिहास लिखने का परंपरा को जारी रखा। अगर आगे देखें तो इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। इस पद्धति में जो साहित्य का इतिहास है, साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन, मतलब साहित्य लिखने का जो प्रवृत्ति है उसका अध्ययन युगीन परिस्थितियों, मतलब युग के अनुसार जो परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, उस युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो ये एक मुख्य कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई ये बातें हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए कि जबकि प्रत्येक देश, हर एक देश की साहित्य, हर एक देश का जो साहित्य होता है, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति, मतलब उनकी जो जनता होती है, उनके चित्त, मतलब हृदय की जो वृत्ति होती है, हृदय की जो भावनाएं होती है, वो एक संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब वो उनके पास संचित होता है, जहाँ के लोग जहाँ पे रहते हैं। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
ये बातें बिल्कुल सच है। अगर जनता के हृदय परिवर्तन हुआ तो वहाँ के उस परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी, साहित्य का जो साहित्य लिखने की जो परंपरा चल रही है, जो साहित्य में जो लिखा जाएगा उसका जो स्वरूप है वो भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक, मतलब आदि मतलब शुरुआत से अंत तक नहीं, शुरुआत से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान से समझिए। ये सब एक ही कोटेशन में आता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक जो समाज में रहने वाले लोगों की जो चित्रवृत्ति है उसकी साहित्य के साथ सामंजस्य दिखाना, मतलब लोगों के चित्त में जो है और जो साहित्य में लिखा गया है, इन दोनों में संबंध है। इन सारी सामंजस्य को दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोटेशन है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में ये पूछा गया है। और आप लोग अगर क्वेश्चन फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर इस लाइन को लिखकर ही पूछा गया है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनका कहना है कि कवि का काम, यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, मतलब यदि एक कवि का काम है वह दुनिया में ईश्वर का जो काम है उसे सही ठहराना, तो साहित्य के इतिहासकारों का काम है, जो साहित्य लिखने वाले जो इतिहासकार हैं उनका काम है कि कवि का जो काम है, कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित ठहराने की कवि ने जो लिखा है वो सही लिखा है। ध्यान से समझिए इस बात को। कवि का काम है ईश्वर की जो काम है उसको न्यायोचित ठहराना, मतलब जो ईश्वर करेंगे वो न्यायपूर्वक है। तो यहाँ पे जो साहित्य लिखने वाले व्यक्ति हैं उनका काम है कि जो कवि लिखता है, यहाँ पे ईश्वर की बात अब नहीं आती है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कवि करता है, तो जो कवि करता है वह साहित्य इतिहास में उसका विकास करना, कवि के द्वारा लिखी हुई सारी साहित्य इतिहास को उसका विकास प्रक्रिया में न्यायोचित ठहराना, उसको विकास करना ही न्याय है। कवि का यदि काम है कि ईश्वर जो जिसने भी ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना, जो भी कवि है, ठीक है, उन्होंने अगर ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराया है अपने कविताओं के माध्यम से, अपने काव्य रचना के माध्यम से, तो एक इतिहासकार का काम है कि कवि ने जो सब कुछ लिखा है उसे विकास की प्रक्रिया में लाना, सही ठहराना। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर। हमारा साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है यहीं पे समाप्त होती है और इसके पीछे प्रश्न है कुछ। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? हम लोगों ने 4 पद्धति पढ़ी, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और कालानुक्रम पद्धति। कहा गया है कि कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय रही? सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सी रही? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा है तो इसका जवाब ये मिलेगा कि विधेयवादी जो पद्धति है ये सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति रही है, जिसे सब साहित्य इतिहासकारों ने इसे अपनाया है और इसमें साहित्य लिखने की परंपरा भी रखा है। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे से संबंधित जातीय परंपराओं, ये देखिए, जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, ये मैंने पहले ही कहा था, देखना, एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ये जो कोटेशन है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए, यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? यहाँ पे जो ये कथन कहा गया है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ये जो पद्धति है, ये जो कथन कहा गया है, यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? कौन सी पद्धति में ये सारे कथन आते हैं? ऑप्शन दिया गया है विधेयवादी पद्धति,
कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से समझा है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका जवाब अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका जवाब मैं दे दिया करूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों के यूजीसी नेट और स्लेट, ठीक है, यूजीसी नेट और स्लेट की जो तैयारियां हैं वो आप लोग बखूबी अच्छे से कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और करते रहिए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ। तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो इन सारे वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है इसे आप लोग अपने हाथों से नोट डाउन कीजिए। हाथों से लिखा हुआ जो भी चीज़ें होती है वो माइंड में स्टोर होती है और बाद में एग्ज़ाम के समय में वो हमें याद आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।